सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के दिए गए होम लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आज आपको कक्षा 11 में अर्थशास्त्र के विषय के बारे में बताऊंगा। अर्थशास्त्र को हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र विषय में अपने को 11 प्रकरण पढ़ने के हैं। वो 11 प्रकरण कौन से माह में अपने को चलाने के हैं या पढ़ने के हैं, पहले थोड़ी उनके बारे में जानकारी ले ले। यहाँ पर पहले प्रकरण का नाम देखें तो उसका नाम है अर्थशास्त्र विषय प्रवेश, जो अपने को जून माह में चलाने का है। उसके बाद दूसरा मूलभूत ख्याति और संकल्पनाएं, तीसरा मांग, जो अपने को जुलाई माह में चलाने का है। उसके बाद प्रकरण चौथा पूर्ति, प्रकरण 5वां आय और खर्च की संकल्पनाएं, जो अपने को अगस्त महीने में चलाने का है। छठा प्रकरण जो है उसका नाम है बाजार, जो अपने को सितंबर में चलाने का है। उसके बाद 7वां प्रकरण आता है जिसका नाम है भारतीय अर्थतंत्र, जो अक्टूबर में अपने को चलाने का है। उसके बाद 8वां प्रकरण आता है आर्थिक सुधार, जो नवंबर में अपने को चलाने का है। उसके बाद 9वां प्रकरण आता है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय, जो दिसंबर में अपने को चलाने का है। उसके बाद 10वां अंदाजपत्र आता है, जो अपने को जनवरी में चलाने का है। उसके बाद 11वां प्रकरण है, उसका नाम है आर्थिक विचार, जो अपने को फरवरी में चलाने का है। ऐसे 11 प्रकरण अपने को अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं में पढ़ने के हैं। आज हम जो पहला प्रकरण है उसका नाम है अर्थशास्त्र विषय प्रवेश, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें शुरू में हम उसकी प्रस्तावना देखेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र का अर्थ देखेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र के बारे में भारतीय चिंतकों ने जो अपने विचार दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पश्चिम में भी अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ था और उसका विकास भी कैसे हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। और पश्चिम में अर्थशास्त्र का उद्भव और विकास में किन किन अर्थशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रोफेसर एडम स्मिथ है, प्रोफेसर मार्शल है, प्रोफेसर रॉबिन्सन है, प्रोफेसर सैमुएल्सन है। यहाँ पर देखें तो
पश्चिम में अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है, और भारतीय चिंतकों में देखें तो जो कौटिल्य है, यानी कि उनका दूसरा नाम है चाणक्य, उनको अर्थशास्त्र के पिता के रूप में देखे जाते हैं। आगे देखें तो हम इस प्रकरण में आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति के बारे में देखेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र के जो प्रकार है दो, उसके बारे में देखेंगे। एक सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र और दूसरा व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद आर्थिक जानकारी की जो प्रस्तुति है, वो प्रस्तुति किससे अपने को प्राप्त होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति तीन तरीके से हो सकती है या देखी जा सकती है। पहली, भाषा के द्वारा वर्णात्मक स्वरूप में, दूसरा आंकड़ों के द्वारा, और तीसरा आकृति के द्वारा। हम इन तीन बातों के द्वारा हम आर्थिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखें तो सांख्यिकीय जानकारी का जो महत्व है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर सांख्यिकीय जानकारी जो है वो उसका महत्व हम इन चार मुद्दों से प्राप्त कर सकते हैं। एक, सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है, उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि सांख्यिकीय जानकारी का महत्व है। दूसरा, दशा और दिशा का रुझान जानने के लिए भी सांख्यिकीय जानकारी जरूरी है। तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन के लिए, और चौथा है संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए। उसके बाद सांख्यिकीय जानकारी की आकृति एवं आलेख में प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले उसमें हम विश्व स्तरीय प्राप्ति स्थान जो है उसके बारे में देखेंगे। दूसरा, निरपेक्ष एवं सापेक्ष चल के बारे में देखेंगे, और तीसरा है स्केल माप पसंद करना। उसके बाद आलेख के जो प्रकार है वो आलेख के प्रकारों में तीन प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। वो तीन प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें पहला प्रकार है स्तंभ आकृति, दूसरा पास की स्तंभ आकृति, और तीसरा है वृत्तांश आकृति। फिर उसके बाद हम अर्थशास्त्र विषय का महत्व देखेंगे। यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का महत्व तीन भागों में बटा है। एक, व्यावहारिक महत्व, दूसरा